Good morning, students. So, in today's lecture, we will be discussing the deadlock avoidance technique or using resource allocation graph. And in today's lecture, we will be see how we have to form the table, and by using the table, how we can create the safe sequence. Fine. तो previously हम लोगों ने deadlock के बारे में पढ़ा. What are the characteristics of the deadlock? What do you mean by deadlock? And what are the prevention? How we can prevent the deadlock? What are the conditions by which the deadlock occurs? So all those things we have discussed in the previous lecture. So I hope that you have gone through the websites also. You have taken the help of Google, and you are able to now understand what you mean by the deadlock. So I assume that you must have some basic information about the deadlock. Now let's begin with it, and we will look upon the resource allocation graph again, and we will see the how to analyze the table also. Fine. And after that, one by one, we'll be go through the slides, and then in this week session, in the last of the lecture, we will be able to understand what do you mean by the resource allocation graph tables. Fine. So let's begin with it. And after that session, we will be seeing one algorithm which is known as the Banker's algorithm, which is used for the deadlock avoidance technique. Fine. So let's begin with it. So students, again we are taking an example of from the previous slide. यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मल्टी इंस्टेंसेस रिसोर्सेज हैं. मैंने आप लोगों को बताया था. Again I am repeating it, that the rectangle box represent the resource, and the circle is represented as a process. These are the edges. Fine. This is my request. This is my allocation edge, and this is my requesting edge. This means that one instance of resource R2 is allocated at P2, and P2 is requesting for resource R1. This R2 has two instances, which means that two processes can be allocated to this resource. ठीक है, इसका मैंने एक एग्जांपल आपको बताया था. लेट्स सपोज अ नेटवर्क प्रिंटर. अगर एक कोई नेटवर्क प्रिंटर है और उसकी मान लीजिए लिमिट है 5 यूजर की, तो 5 यूजर उसके साथ कनेक्ट हो सकते हैं. दैट मीन्स कि उस प्रिंटर के जो है 5 इंस्टेंसेस हैं. फाइन. नाउ लेट्स इवेलुएट, लेट्स एक्सप्लेन दिस टेबल. ठीक है, दिस इज अ न्यू थिंग फॉर अस. तो ये एक टेबल दी हुई है. ठीक है, इसके अंदर 3 प्रोसेसेस दिए हुए हैं और रिसोर्सेज दिए हुए हैं. ठीक है, एक रिसोर्स जो कि एलोकेट हो चुका है ऑलरेडी प्रोसेस को, और एक रिसोर्स टेबल वो बताती है कि कितने रिसोर्स को रिक्वेस्ट कर रहा है प्रोसेस. फाइन. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, लेट्स सपोज अगर मैं प्रोसेस P1 की बात करूं, तो उसको R1 एलोकेट हो चुका है. देखें अपन यहाँ पे, तो ये मेरा P1 प्रोसेस है, P1 को जो है R1 एलोकेट हो चुका है. ठीक है, और R2 की वो रिक्वेस्ट कर रहा है, तो दैट मीन्स को उसको एलोकेशन नहीं हुआ है. ठीक है, इसलिए ये 0 है. तो अब वो रिक्वेस्ट किसकी कर रहा है? रिक्वेस्ट वो R2 की कर रहा है. R1 तो उसको एलोकेट हो चुका है, तो R1 यहाँ हो जाएगा 0, और R2 की वो रिक्वेस्ट कर रहा है, तो R2 क्या हो गया यहाँ पे? 1 हो गया. मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, आराम से इसको समझें आप. यहाँ पे दो तरह के कॉलम दिए हुए हैं. एक तो एलोकेशन कॉलम है और एक रिक्वेस्ट कॉलम है. ठीक है, इन दोनों के अंदर रिसोर्सेज आएंगे, क्योंकि प्रोसेस दो ही चीज करेगा. प्रोसेस को या तो रिसोर्स एलोकेट होंगे या फिर उसको वो रिक्वेस्ट कर रहा होगा. तो अगर मैं P1 प्रोसेस की बात करूं, तो P1 प्रोसेस को कौन सा रिसोर्स एलोकेट हो चुका है? रिसोर्स R1 उसको एलोकेट हो चुका है. तो एलोकेशन के कॉलम में, एलोकेशन के टेबल में मैंने लिख दिया एक R1 रिसोर्स उसको एलोकेट हो चुका है. लेकिन क्या उसको R2 एलोकेट हो चुका है? नहीं, R2 इसको एलोकेट नहीं हुआ है, तो वो 0 रहेगा. अब मैं बात करता हूँ रिक्वेस्ट की. तो रिक्वेस्ट के अंदर कौन सा रिसोर्स उस की रिक्वेस्ट कर रहा है प्रोसेस P1? तो हम यहाँ देख सकते हैं कि वी कैन सी इन दिस फिगर दैट प्रोसेस P1 इज रिक्वेस्टिंग फॉर द रिसोर्स R2. तो यहाँ पे उसको R2 का एक रिक्वेस्ट आ गया है, और R1 उसको एलोकेट हो चुका है, तो R1 की रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है. तो अब मैं बात करता हूँ प्रोसेस P2 की. तो P2 का हम सिनेरियो देख रहे हैं, तो P2 को R1 एलोकेट हो चुका है. ठीक है, तो सॉरी, R1 की वो रिक्वेस्ट कर रहा है और उसको R2 एलोकेट हो चुका है. तो R2 की जगह तो हम लिख देंगे 1. यहाँ पे उसको R2 एलोकेट हो चुका है और वो R1 की रिक्वेस्ट कर रहा है, तो R1 मेरा क्या हो गया? 0 हो गया. फाइन. अब मैं अगर उसके रिक्वेस्ट की बात करूं,
तो रिक्वेस्ट किसकी कर रहा है, वो R1 की रिक्वेस्ट कर रहा है, R2 की रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे R1 की वो रिक्वेस्ट कर रहा है और R2 उसको 0 हो गया है। फाइन। उसी तरह मैं प्रोसेस P3 की बात करूं तो आप खुद बताएं, एक बार आपको मैं सिर्फ 10 सेकेंड्स देता हूं और 10 सेकेंड के अंदर आप अपने पेज में बना सकते हैं कि उसको क्या मिल रहा है। आप इस टेबल को ना देखें और इसको देख के आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो रिसोर्स R2 है वो P3 को एलोकेट हो चुका है। तो यहाँ पे R2 पे एलोकेशन टेबल में आ जाएगा 1 और P3 किसकी रिक्वेस्ट कर रहा है, P3 किसी की भी रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है। देखिए P3 के आगे कोई भी किसी भी तरह का, अगर हम इस P3 प्रोसेस को देखें तो किसी तरह की रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है। अगर P3 रिक्वेस्ट कर रहा होता तो उसका इस तरीके से सर्कल बना होता और इस तरीके से रिक्वेस्ट एज गया हुआ होता, जबकि इसको रिक्वेस्ट एज नहीं गया हुआ है, इसको एलोकेशन जो एज है वो हुआ है, उसको R2 पहले से ही एलोकेट हो चुका है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि R2 उसको एलोकेट हो गया, तो एलोकेशन टेबल में R2 तो 1 है और R1 जो है वो मेरा 0 है। और रिक्वेस्ट एज अगर मैं देखूं तो ये दोनों के दोनों 0 है। तो इस टेबल को देख के अगर मेरे को ये पहले से टेबल मिल जाए तो क्या मैं सेफ सीक्वेंस बना सकता हूँ। सेफ सीक्वेंस का मतलब ये है स्टूडेंट्स के कोई डेडलॉक ना आए, मेरे तीनों प्रोसेसेस अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट हो जाए। अब मेरे को उसका ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन मुझे एज अ ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, ये कुछ कुछ आप देख सकते हैं कि एक तरह से शेड्यूलिंग टेक्निक की तरह है, लेकिन ये शेड्यूलिंग टेक्निक नहीं है। इसके अंदर क्या होता है, एलोकेशन और रिक्वेस्ट एज हमें एलोकेशन टेबल और रिक्वेस्ट टेबल हमें दी हुई होती है और इस एलोकेशन और रिक्वेस्ट, अभी हम सिर्फ इसी दो ही टेबल की बात करेंगे, उसके अलावा किसी और टेबल की बात नहीं करेंगे। तो हमें एक एलोकेशन मैट्रिक्स दिया हुआ है, एक रिक्वेस्ट मैट्रिक्स दिया हुआ है और इस एलोकेशन और रिक्वेस्ट मैट्रिक्स से मुझे सेफ सीक्वेंस बनाना है। सेफ सीक्वेंस ये बोलता है कि मेरे तीनों प्रोसेस बिना किसी डेडलॉक के तीनों एग्जीक्यूट हो जाएं, उनको रिसोर्सेज भी मिल जाए और एग्जीक्यूट भी हो जाए। तो क्या मैं इस टेबल को देख के बना सकता हूँ, तो बिल्कुल बना सकता हूँ। यही अब हम आगे वाली स्लाइड्स में देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एलोकेशन मैट्रिक्स की। फॉर कंस्ट्रक्टिंग द एलोकेशन मैट्रिक्स just go to the resources and see to which process it is allocated। ठीक है, एलोकेशन बिल्कुल उसके नाम की तरह ही है। एलोकेशन में हमें सिर्फ एलोकेशन मैट्रिक्स की तरफ देखना है और ये देखना है कि उसको कितने रिसोर्स एलोकेटेड हो चुके हैं। तो लेट्स फॉर एन एग्जांपल, R1 is allocated to P1, therefore write 1 in the allocation matrix, and similarly R2 is allocated to P2 as well as P3, for the remaining elements just write 0। तो वो ही हमने कहा है कि अगर मैं एलोकेशन मैट्रिक्स की बात करूं तो P1 जो है रिसोर्स R1 जो है सिर्फ P1 को एलोकेट हुआ है, P2 और P3 को एलोकेट नहीं हुआ है। तो मैंने यहाँ पे R1 P1 के केस में तो 1 लिख दिया है और P2 और P3 के केस में मैंने उसको 0 कर दिया है। ठीक है, रिक्वेस्ट मैट्रिक्स, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द रिक्वेस्ट मैट्रिक्स यू हैव टू गो टू द प्रोसेस एंड सी द आउटगोइंग एजेस। ठीक है, रिक्वेस्ट मैट्रिक्स के अंदर हमें आउटगोइंग एजेस को देखना है, जैसे कि ये एक आउटगोइंग एजेस है P1 की और P2 को आउटगोइंग एजेस ये है, P3 के पास कोई आउटगोइंग एजेस नहीं है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि P2 प्रोसेस R1 रिसोर्स को रिक्वेस्ट कर रहा है और P1 प्रोसेस जो है R2 रिसोर्स की रिक्वेस्ट कर रहा है। तो P1 जो है R2 रिसोर्स की कर रहा है और P2 जो है R1 रिसोर्स की रिक्वेस्ट कर रहा है। P3 किसी भी रिसोर्स की रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, so P1 is requesting R2 resource, so write 1 in the matrix. Similarly, P2 requesting R1, for the remaining element write 0. So now available resource is 0 0। अब आप देख सकते हैं मेरे इंस्टेंसेस कितने, मेरे पास सबसे पहली चीज तो 2 रिसोर्स है और 2 रिसोर्स के 3 इंस्टेंसेस हैं और तीनों के तीनों ही एलोकेट हो चुके हैं। तो मैं अगर एक अवेलेबल रिसोर्सेज की बात करूं तो मेरे पास 0 है, मेरे पास कोई अवेलेबल रिसोर्स नहीं है। ठीक है, अगर अवेलेबल रिसोर्स होता तो हो सकता था कि मैं जो रिक्वेस्ट मैट्रिक्स में जो P1 और P2 रिक्वेस्ट कर रहा हूं उनको मैं एलोकेट कर सकता था, लेकिन अभी मेरे पास कोई अवेलेबल मैट्रिक्स, अवेलेबल रिसोर्सेज नहीं है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, अब मुझे चेक करना है कि जो मेरा सिस्टम है वो डेडलॉक आ रहा है या नहीं आ रहा है, मतलब वो सेफ है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम लेंगे P3 को। ठीक है, तो अब क्वेश्चन उठता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि हमने P3 को क्यों लिया। ठीक है, तो हमने P3 को इसलिए लिया क्योंकि यही एक ऐसा प्रोसेस है जो किसी भी रिसोर्स की अभी रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है, तो हम इसको सबसे पहले एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इससे हमें एक फायदा होगा, द फर्स्ट एडवांटेज विल गेट when we'll execute the P3 process, that it will release this resource
इट विल रिलीज द रिसोर्स R2, और R2 को कौन रिक्वेस्ट कर रहा है? R2 को P1 प्रोसेस रिक्वेस्ट कर रहा है। तो उसके बाद हम फिर किसको करवा सकते हैं? देखिए यहाँ पे P3 है, P3 का जो है वो अभी उसके पास R2 रखा हुआ है। अगर मैं P3 को पहले एग्जीक्यूट कर देता हूं तो P3 क्या करेगा? R2 रिसोर्स को रिलीज कर देगा। जैसे ही वो R2 रिसोर्स को रिलीज कर देगा तो उसको कौन एक्वायर कर लेगा? P1 प्रोसेस। क्या R2 रिसोर्स P2 को भी हो रहा है? नहीं हो रहा है, क्योंकि वहां पे वो जीरो है। तो उसके बाद मैं किसको करूंगा? तो सबसे पहले मैं करूंगा P3 को, सॉरी सबसे पहले मैं करूंगा P3 को, उसके बाद मैं करूंगा P2 को, सॉरी P1 को, और उसके बाद मैं करूंगा P2 को। तो जैसे मैं सबसे पहले P3 को करूंगा तो वो रिलीज कर देगा अपना रिसोर्स R2, और जैसे ही वो अपना R2 रिसोर्स को रिलीज कर देगा तो किसको मिल जाएगा? P1 को मिल जाएगा। P2 को R2 रिसोर्स की कोई जरूरत नहीं है, उसके पास ऑलरेडी R2 रिसोर्स है। हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे दो इंस्टेंसेस हैं, तो दो प्रोसेस यहाँ पे आ सकते हैं। तो उसको क्या मिल जाएगा? P1 को R2 रिसोर्स मिल जाएगा और वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, और जैसे ही P1 एग्जीक्यूट हो जाएगा तो वो अपने R1 और R2 दोनों रिसोर्सेस को रिलीज कर देगा। तो जैसे ही वो अपने दोनों रिसोर्सेस को रिलीज कर देगा तो मैं P2 की रिक्वेस्ट को एक्नॉलेज कर सकूंगा, उसको एग्जीक्यूट कर सकूंगा, और इसी तरीके से मेरा P2 प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अगर मैं अपना कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूशन और ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन अगर इस तरीके से रखता हूं, इफ आई मेंटेन दिस ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन दैट आई फर्स्ट गिव चांस टू प्रोसेस P3, then process P1 and then process P2, then I can say that my system is in safe condition and there will be no deadlock in the system. ठीक है? So I hope you understand the concept of it, क्या किस तरीके से concept होता है। और अगर मैं यहाँ पे available resources की बात करूँ तो सबसे पहले मेरे पास 0 जैसे P3 ने उसको R2 रिसोर्स को रिलीज किया तो अब मेरे पास हो गया 0 1, और यहाँ पे इस P1 ने रिक्वेस्ट कर रखी थी R2 रिसोर्स की, तो मैं उसको दे दूंगा, और जैसे ही वो दे दूंगा तो मेरे दोनों दो अवेलेबल रिसोर्सेज हो जाएंगे, और जैसे ही P2 को मौका मिलेगा एग्जीक्यूट होने का तो टोटल रिसोर्सेज अब मेरे पास कितने हो जाएंगे अवेलेबल, क्योंकि जब तीनों प्रोसेस मेरे यहाँ पे जब मेरे तीनों ही प्रोसेस मेरे यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुके हैं तो मेरे पास अब अवेलेबल रिसोर्सेज कितने हो जाएंगे? 1 and 2। तो अगर मैं इसका प्रीवियस एग्जांपल देखूं, जो मेरा चार्ट है, जो मेरा रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ है, उसमें भी मैं देख सकता हूँ कि मेरे पास तीन रिसोर्सेज हैं, R1 और R2 के दो इंस्टेंसेस। तो टोटल कितने रिसोर्सेज हैं मेरे पास? 3। और जब मैं यहाँ पे न्यू अवेलेबल रिसोर्स देख रहा हूँ, जब मेरे तीनों प्रोसेस एग्जीक्यूट हो गए, देन आई विल बी गेटिंग द 3 रिसोर्सेज बैक। ठीक है? तो this shows that now by following this order of execution I can maintain the safe condition and I can maintain the safe sequence. So in this way we can see that by analyzing the resource allocation graph and the table we can create the safe sequence. Fine. So I hope students you are able to understand that. So in the next lecture we will see the further more. इसके बाद हमें और भी चीजें देखनी है इससे रिगार्डिंग रिसोर्स एलोकेशन के ग्राफ के रिगार्डिंग। सो इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी ऑन द गूगल क्लासरूम। फाइन। एंड वन थिंग मोर आई वांट टू से यू दैट स्टूडेंट्स अब मैं लेट अटेंडेंस लेना एंटरटेन नहीं कर रहा हूँ। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल डोंट गिव मी द लेट अटेंडेंस और द लेट असाइनमेंट। आप जब मैं लेक्चर्स टाइम पे ले रहा हूँ और असाइनमेंट्स टाइम पे दे रहा हूँ तो आई कैन एक्सपेक्ट दैट, मैं इतना एक्सपेक्ट कर सकता हूँ आप लोगों से कि आप एटलीस्ट अपने जो है अटेंडेंस टाइम पे दें। और मेरा मोटिव सिर्फ ये नहीं है कि आई डोंट वांट कि यू जस्ट कम एंड गिव योर अटेंडेंस। ठीक है? माय मोटिव इज दैट वेदर यू आर गेनिंग द नॉलेज और नॉट। ठीक है? आप लोग पढ़ रहे हैं इसको, आप इसको व्यू करें, क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि मेरे जो वीडियोस के जो व्यू होते हैं वो उतने नहीं हो रहे हैं जितने के स्टूडेंट्स हैं। So just for the sake of the attendance, don't give the attendance. First view the videos, get the knowledge and then work upon it. ठीक है? ठीक है? Students, operating system is a very important subject from the GATE point of view and from the university point of view also. इसमें से 101% 5 to 10 marks से questions आते ही आते हैं GATE में। ठीक है? तो again I am recommending you, highly recommending you, please watch the videos carefully, and if you have any doubt you can ask me. And mark your attendance and watch your video in time. I will not be entertaining any kind of late attendance and any kind of late assignment submission. So keep it in mind that, and be honest with yourself. So by this I end this lecture. Thank you.